हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशियोलॉजी क्लासेस चैनल पर, जहां हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर करवा रहे हैं। यह वीडियो एमसीक्यूज़ पर आधारित है जो आपके प्रैक्टिस एवं रिवीजन के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मर्टन। परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा मर्टन ने प्रस्तुत की है। इनके अनुसार जब एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक के बाद एक कई परिस्थिति प्राप्त करता है तो उसे परिस्थिति क्रम कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मर्टन ने पूर्वाभासी सामाजिकरण की अवधारणा की अपनी किस विवेचना में प्रस्तुत किया है? तो इन्होंने संदर्भ समूह की अवधारणा के समय से समझाया है और संदर्भ समूह अवधारणा को सर्वप्रथम दिया था हाइमैन ने, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टायलर की संस्कृति की परिभाषा में दो मूलभूत चीज़ें हैं जिन्हें सामाजिक जीवन में दूसरों के संपर्क में आने के दौरान सीखा जाता है। इनमें से एक है ज्ञान व दूसरा है क्षमता। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दूसरा हो जाएगा क्षमता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियों का समुच्चय कहलाता है तो उसे कहा जाता है परिस्थिति पुंज। ठीक है, परिस्थिति पुंज। जब समाज में एक व्यक्ति कई परिस्थितियों को एक साथ धारण करता है तो उसे परिस्थिति पुंज कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति का एक साथ पिता, पुत्र, पति, दामाद, फूफा, जीजा आदि होना होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत आधारित है तो मार्क्स का वर्ग संघर्ष है। ठीक है, मार्क्स का संघर्ष का सिद्धांत वर्ग संघर्ष पर आधारित है। इन्होंने पूंजीपति यानी बुर्जुआ और श्रमिकों के बीच यानी सर्वहारा के बीच के संघर्ष को वर्ग संघर्ष का सिद्धांत नाम दिया है। ठीक है, एक तरफ बुर्जुआ होते हैं जो कि पूंजीपति होते हैं और एक तरफ श्रमिक या मजदूर होते हैं जो कि सर्वहारा होते हैं। इन्हीं दोनों के मध्य जो की संघर्ष होता है उसे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है मार्क्स ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मीट का सिद्धांत किन पर आधारित है? तो वह है मन, स्व और समाज, ये तीनों पर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह किसकी मान्यता है कि विचलन एवं संस्कृति के लक्ष्यों को उन्हें प्राप्त करने के स्वीकृत साधनों के मध्य अंतराल का परिणाम है? तो यह जो है मर्टन ने कहा है। ठीक है, मर्टन ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मर्टन ने 5 प्रकार के विचलन का स्वरूप बताया है, जिसमें है पहला अनुरूपता, दूसरा है नवाचार, तीसरा है संस्कारवाद, चौथा है प्रत्यावर्तन और पांचवा है विद्रोही। ठीक है, यह 5 प्रकार बताए इन्होंने विचलन के और इन्हें प्राप्त करने के लिए सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन का उल्लेख किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑस्कर लेविस के मतानुसार जब निर्धनता अनेक पीढ़ियों में संचालित हो जाती है तो वह बन जाती है, तो वह संस्कृति बन जाती है, जिसे इन्होंने गरीबी की संस्कृति या निर्धनता की संस्कृति कहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वेत वस्त्रधारी अपराध की विस्तृत व्याख्या सबसे पहले किसने की? तो सदरलैंड ने। ठीक है, सदरलैंड ने श्वेत वस्त्रधारी अपराध यानी वाइट कॉलर क्राइम की अवधारणा को दिया है, परंतु श्वेत वस्त्रधारी अपराध यानी कि वाइट कॉलर क्राइम पुस्तक को J.H. मिल के द्वारा लिखा गया है, मिल्स के द्वारा लिखा गया है। तो बुक पूछे तो मिल्स ने लिखा है, अगर अवधारणा पूछेगा तो सदरलैंड। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सिखों, जैनियों एवं बौद्धों को सम्मिलित करते हुए हिंदुओं को तलाक कानूनी रूप से मान्य करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं किया गया? तो वह है ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, इसमें जनजातियों को शामिल नहीं किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक स्तरीकरण को डेविस एवं मूर किस रूप में मानते हैं?
तो इसे प्रकार्यात्मक आवश्यकता के रूप में मानते हैं सामाजिक स्तरीकरण को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह किसका विचार है कि जजमानी व्यवस्था भारतीय गांव को एक स्वयं संपूर्ण समुदाय के रूप में बनाए रखने में सहायता करती है? तो जजमानी सिस्टम आपका दिए थे विलियम वाइजर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोरोकिन लेविस के मतानुसार जब निर्धनता अनेक पीढ़ियों में संचालित हो जाती है तो वह बन जाती है एक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबवत। ठीक है, लंबवत। सोरोकिन ने गतिशीलता के दो प्रकार बताए थे, एक तो था क्षैतिज गतिशीलता तथा दूसरा हो जाएगा आपका लंबवत गतिशीलता। ये क्वेश्चन डाउट है, ये थोड़ा गलत है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि सोरोकिन ने गतिशीलता के दो प्रकारों की व्याख्या की है, जिनमें से एक क्षैतिज है तथा दूसरा कौन सा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। पूछा गया है कि सोरोकिन ने गतिशीलता के दो प्रकारों की व्याख्या की है, एक है क्षैतिज तथा दूसरा हो जाएगा आपका लंबवत गतिशीलता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लंबवत गतिशीलता। सोरोकिन ने गतिशीलता के दो प्रकार बताए, आप सभी लोग जानते होंगे। क्षैतिज या समस्तरीय गतिशीलता पहला हो जाएगा, जिसे हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी। इसका उदाहरण होता है कि एक व्यक्ति जब एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह चला जाए तो यह आपका हो जाएगा क्षैतिज या समस्तरीय गतिशीलता। यानी एक व्यक्ति एक पद को छोड़कर अगर दूसरे पद पे भी चला जाए तब पर भी यह क्षैतिज गतिशीलता होगी। जैसे एक टीचर आज किसी यूनिवर्सिटी में टीचर है, वो बाद में किसी कॉलेज में भी जाकर के टीचर ही बनता है, तो वह आपका हो जाएगा क्षैतिज गतिशीलता। ठीक है, और दूसरा है उदग्र या रैखिक गतिशीलता, यानी लंबवत जिसे बोला जाता है, वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। इसे इंग्लिश में वर्टिकल सोशल मोबिलिटी कहा जाता है। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, कि यदि कोई व्यक्ति आज टीचर है तो कल वो किसी और पदवी पे चला जाए, या हो सकता है वो ऊपर के जाने के बजाय नीचे आ जाए, तो ये भी उसका दो तरह के होंगे। ठीक है, इस गतिशीलता में भी दो प्रकार है उदग्र सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत। एक हो जाएगा ऊर्ध्वगामी गतिशीलता और दूसरा हो जाएगा अधोगामी। ऊर्ध्वगामी को कहा जाता है सोशल क्लाइंबिंग, यानी कि जब एक व्यक्ति या समूह ऊपर की ओर गमन करता है तो ऊर्ध्वगामी कहलाता है। जैसे एक कलर का शिक्षक बन जाना या एक गरीब का लखपति बन जाना, तो यह आपका ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। और दूसरा होगा अधोगामी, तो इसे सोशल सीकिंग कहा जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है कि यदि एक व्यक्ति करोड़पति है तो वह गरीब हो जाता है, या एक जो है क्या कहते हैं टीचर है वो किसी और आके नीचे पदवी पे आ जाए, तो इसे जो है कहेंगे आप अधोगामी। तो यह दोनों जो है ऊर्ध्वगामी और अधोगामी, ये दोनों जो है सामाजिक गतिशीलता के उदग्र वाले कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक संरचना के प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण का पिता कौन है? तो ये आप सभी जानते होंगे, स्पेंसर। ठीक है, स्पेंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साक्षात्कार को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, यानी व्यक्तिगत एवं सामूहिक साक्षात्कार, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष साक्षात्कार, औपचारिक एवं अनौपचारिक साक्षात्कार, ये तीनों ही वर्गीकृत है साक्षात्कार की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह मत किसका है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है? तो यह मत दिया गया है आपका जॉनसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जॉनसन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण भारत के कुर्गों के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की विवेचना में श्रीनिवास ने किन अवधारणाओं को विकसित किया था? तो इन्होंने किया था ऑप्शन नंबर ए, संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण। ठीक है, संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परिवारवाद की समाज की उत्कृष्ट एवं मूलभूत विशेषता है? परिवारवाद, तो यह है ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण, क्योंकि गांव में ही परिवार पाया जाता है।
यहाँ पे परिवारों को मान्यता दी जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विविधता पर आधारित एकता को दुर्खिम किस रूप में विवेचित करता है? विविधता पर आधारित, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सावयवी एकात्मक। सावयवी एकता वाले समाज में विविधता पर आधारित एकता को दुर्खिम ने विवेचित किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सोपान त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगर। ठीक है, नगर नहीं है। यहाँ पे ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत है। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत है। खंड स्तर पर पंचायत समिति है और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में स्टार्ट किया गया था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रामीण एवं नगरीय मात्र भौगोलिक क्षेत्रों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते, वरन वे निम्नलिखित में से किन प्रकारों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामुदायिक जीवन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सामुदायिक जीवन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से क्या अमूर्त है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक संबंध, क्योंकि संबंध को नहीं देखा जा सकता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से श्रम विभाजन के अमान्य प्रारूप हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी है। सभी है, यानी विशृंखल श्रम विभाजन, आरोपित श्रम विभाजन और एक अमान्य प्रारूप, ये तीनों हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नौकरशाही के विकास का कारणों एवं परिणामों की विस्तृत व्याख्या करने वाला पहला समाजशास्त्री कौन था? तो आप सभी को पता है कि नौकरशाही के बारे में किसने बताया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 स्तरों से गुजरती है। ठीक है, तो आप लोग उसे सुन लीजिए ध्यान से, काफ़ी लंबा स्टेटमेंट है इसमें। पहला हो जाएगा उच्च स्थिर अवस्था, जिसमें जन्म और मृत्यु दोनों ही दरें ऊंची रहती हैं, यानी कि वहाँ पे ऐसा समाज जहाँ पे जन्म और उच्च दर दोनों ही, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंची रहती है। जैसे कि पहले के ग्रामीण समाज में ऐसा होता था कि वहाँ पे जन्म दर भी अधिक होता था और उसी हिसाब से मृत्यु भी होती थी। ठीक है, और दूसरा है प्रारंभिक विस्तारित अवस्था, जिसमें ऊंची जन्म दर बनी रहती है परंतु मृत्यु दर घटने लगती है। परिणाम स्वरूप जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बन जाती है, जैसा कि हमारे भारत में इस वक्त चल रहा है कि यहाँ पे ऊंची जन्म दर है परंतु मृत्यु दर घटने लगी, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होने लगी है, तो इसी वजह से मृत्यु दर घटने लगी है। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जनसंख्या विस्फोट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, पहले से कम मृत्यु दर और घट जाती है, जन्म दर में भी गिरावट आती है। इससे जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच में अंतर कम हो जाता है, यानी कि मृत्यु दर और घट जाता है और जन्म दर में भी गिरावट आती है, यानी जन्म दर भी कम हो जाता है और मृत्यु दर, जैसा कि आजकल की सोसाइटी में, समाज में देखने को मिल रहा है कि लोग जो है बच्चों को कम भी पैदा कर रहे हैं और उनकी मृत्यु भी कम हो रही है, कम स्तर पे हो रही है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के वजह से। ठीक है, और चौथी स्थिति क्या है, चतुर्थ अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही नियंत्रित अवस्था में रहती है। परिणामतः जनसंख्या स्थिर हो जाती है। जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही नियंत्रित अवस्था में होंगी तो जनसंख्या स्थिर हो जाती है। तो ऐसे में एक प्रॉब्लम हो जाती है कि भविष्य में जनसंख्या घटने का डर रहता है। यूरोप में वर्तमान में यही स्थिति है। ठीक है, और पांचवा लास्ट पॉइंट है, पांचवी अवस्था में जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर अधिक हो जाती है, अतः कार्यशील जनसंख्या घटने लगती है। तो पांचवी स्थिति में जन्म दर अधिक होता है और
जन्म दर कम होता है और मृत्यु दर उससे अधिक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जनसंख्या घटने का डर होता है। तो यह थी आपके 5 प्रकार। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।